So today's topic is heart failure, also called congestive heart failure, that is CHF. अगर एग्ज़ाम में हार्ट फेलियर से क्वेश्चन आ रहा है या फिर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में आपको एक ही आंसर लिखना है। ये इसके दो डिफरेंट नेम है, तो ये अलग अलग नहीं है। फिर हम इसे समझने से पहले तीन टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, दैट इज़ हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट फेलियर। सुनने में तो तीनों सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन तीनों टर्मिनोलॉजी का मीनिंग अलग अलग होता है। तो फर्स्ट क्या है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। हम इसे हार्ट अटैक को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन दैट इज़ MI कहते हैं, और लोकल लैंग्वेज में हम इसे क्या कहते हैं, हार्ट अटैक। कि बोलते किसी पर्सन की डेथ हो गई, हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई, तो वो मेडिकल में क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में एग्जैक्टली क्या होता है वो उसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो जो हार्ट की मसल्स होती है उनमें सही अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, किस में, हार्ट की मसल्स में। तो वो मसल डेड हो जाती है, डेथ हो जाती है उस मसल्स की। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक या फिर MI। तो अब वो मसल में क्यों सही अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं सप्लाई होता है, हार्ट को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, ब्लड, कोरोनरी आर्टरी। ये आपको पता होगा कि हार्ट को कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। अब अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, दैट इज़ CAD, अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई डिजीज़ है तो ऑब्वियसली वो आर्टरी सही अमाउंट में हार्ट को ब्लड नहीं सप्लाई कर पाएगी। ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन। तो जब सही अमाउंट में ब्लड नहीं सप्लाई होगा तो ऑक्सीजन भी नहीं सप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो मसल्स में ऑक्सीजन सही नहीं पहुंचेगा, कम अमाउंट में पहुंचेगा, तो वो मसल की डेथ हो जाएगी। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक या फिर MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसमें क्या है, मसल की डेथ हो रही है, क्यों, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन है। सेकंड टर्म क्या है, कार्डियक अरेस्ट। इसका मतलब, इस वर्ड का मीनिंग होता है कि हार्ट सही से बीट नहीं कर पा रहा है। एंड थर्ड टर्म क्या है, हार्ट फेलियर, जो आज हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, बेसिकली हार्ट सही से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, मतलब हार्ट में इतना कैपेसिटी नहीं होता है, हार्ट फेल हो जाता है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो ब्लड को पंप कर सके। तो तीनों टर्मिनोलॉजी सुनने में सेम लगती है, दैट इज़ हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट फेलियर, लेकिन तीनों का मीनिंग अलग अलग है। हार्ट अटैक में बेसिकली क्या होता है, मसल की डेथ हो जाती है क्योंकि मसल में सही अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। एंड कार्डियक अरेस्ट, अरेस्ट मतलब वो बीट नहीं कर पा रहा है, हार्ट सही से बीट नहीं कर पा रहा है। एंड फेलियर में क्या होता है कि हार्ट फेल हो गया, इसलिए वो सही अमाउंट में ब्लड को अच्छे से प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे हार्ट फेलियर, ऑल्सो कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, दैट इज CHF। मतलब ब्लड क्यों नहीं पंप हो रहा है, कैसे नहीं पंप हो रहा है, कैसे हार्ट फेल हो रहा है, वो सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि इसका दूसरा नाम क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ऑल्सो टर्म्ड एज CHF, जिसमें क्या होता है कि हार्ट सही से पंप नहीं कर पाता है ब्लड को, इसलिए बॉडी में सही अमाउंट में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती। ऑब्वियसली पूरे बॉडी को कौन ब्लड सप्लाई करता है, हार्ट सप्लाई करता है। तो जब हार्ट सही से ब्लड नहीं पंप कर पाएगा तो पूरे बॉडी में सही अमाउंट में ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, जो मैंने आपको पहले ही समझा दी थी। तो इसका इंट्रोडक्शन क्लियर, वापस समझ लेते हैं। इसका दूसरा नाम है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट सही से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है और उस वजह से पूरे बॉडी में सही अमाउंट में ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। तो हार्ट फेलियर, हार्ट के दो साइड होते हैं, एज यू नो। ये हार्ट है, हार्ट में एक ये राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है एंड ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है। तो या फिर पूरा राइट साइड हार्ट फेल हो जाएगा या फिर लेफ्ट साइड का पूरा हार्ट फेल हो जाएगा। तो हार्ट फेलियर के दो टाइप है, ये राइट साइड को भी अफेक्ट कर सकता है एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है, या फिर राइट और लेफ्ट दोनों साइड के हार्ट सेम टाइम पे फेल हो सकते हैं। और ये एक्यूटली भी हो सकता है और क्रॉनिक मतलब ग्रेजुअली हार्ट में फेलियर भी डेवलप हो सकता है। तो एक्यूट कंडीशन भी, क्रॉनिक कंडीशन भी है। अब इसके रिस्क फैक्टर देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में हार्ट फेलियर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, कौन कौन सी कंडीशन रिस्की होती है हार्ट फेलियर के। स्मोकिंग, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्मोकर्स है, चेन स्मोकर है, स्मोक करता है, तो ऑब्वियसली उसकी हार्ट को अफेक्ट रहेगा, तो हार्ट का फंक्शन सही से नहीं हो पाएगा, हार्ट सही से ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, तो हार्ट का फेलियर हो जाएगा। सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन, अगर हार्ट में कोई एक्स्ट्रा इन्फेक्शन हो जाए तो उस वजह से हार्ट का फंक्शन को इम्पेयरमेंट होगी और हार्ट फेल हो जाएगा। कोई पर्सन अल्कोहलिक है, सेडेंट्री लाइफ है, बहुत ज़्यादा ओबेज है, एक्सरसाइज की लैकिंग है, तो उन सब पर्सन में ज़्यादा रिस्क होता है, ज़्यादा चांस होता है कि वो हार्ट फेलियर को डेवलप कर सके। नेक्स्ट इसकी एटियोलॉजी देखते हैं, दैट इज CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। जो हार्ट को आर्टरी सप्लाई करती है वो होती है कोरोनरी आर्टरी। अगर उस आर्टरी में कोई डिजीज़ है तो उसकी वजह से हार्ट में सही अमाउंट में ब्लड नहीं पहुँचेगा।
और जब हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो वो ऑब्वियसली अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा अच्छे से और ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा और हार्ट का फेलियर हो जाएगा। सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में कोई कुछ भी हो सकता है, जैसे कोरोनरी आर्टरी, यहाँ प्लाक का फॉर्मेशन हो सकता है, फैट का डिपोजिशन हो सकता है, अथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन हो सकती है। ये सब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से हार्ट फेलियर हो सकते हैं। कार्डियोमायोपैथी मतलब हार्ट की मसल्स में ही कोई प्रॉब्लम है। हार्ट वॉल्व डिजीज़ मतलब जो हार्ट में वॉल्व्स होती है, दैट इज़ पल्मोनरी वॉल्व, आयोटिक वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अगर इन वॉल्व का ही फंक्शन सही से नहीं हो रहा है, इन वॉल्व में ही कोई पैथोलॉजी है, तो उस वजह से हार्ट सही से ब्लड ही नहीं पंप कर पाएगा। वॉल्व से ही, वॉल्व जब ओपन क्लोज होती है तभी तो ब्लड आगे जाता है, तभी तो ब्लड पंप होता है। तो जब वॉल्व में ही कोई प्रॉब्लम है, गेट में ही कोई प्रॉब्लम है, तो वो ऑब्वियसली ब्लड को आगे नहीं ट्रांसफ़र कर पाएगा, तो उसकी वजह से हार्ट सही से अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा तो हार्ट फेल हो जाएगा। MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन वही होगा, सही से ब्लड नहीं मिलेगा मसल्स को, मसल डेथ हो जाएगी, हार्ट सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा और फिर साइमल्टेनियसली हार्ट फेलियर की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। हाइपरटेंशन कौन सी आर्टरीज में? हार्ट में दो वॉल्व आर्टरीज होती है, एक आयोटा होता है और एक पल्मोनरी आर्टरी होती है। अगर उन दोनों बिग वेसल्स में हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो सही से ब्लड नहीं पंप हो पाएगा और हार्ट का फंक्शन नहीं हो पाएगा। एम्फाइसीमा बेसिकली एक कंडीशन होती है जिसमें अल्वेओलाई ऐसे अनलार्ज हो जाते हैं, बूले बन जाते हैं। जब ऑब्वियसली अल्वेओलाई जहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है, परफ्यूजन होता है, अगर वो अल्वेओलाई सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, उस अल्वेओलाई में पैथोलॉजी है, वो सही से गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है, तो ये कैपिलरी में ऑक्सीजन सही से भेज नहीं पाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले नहीं पाएगा, क्योंकि अल्वेओलाई एनलार्ज हो गया है, फूल गया है, बूले बन गया है, उसकी इलास्टिसिटी लॉस हो चुकी है। तो अब ये जब गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कैपिलरी में ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब इन जनरल सर्कुलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो अल्वेओलाई जहाँ बेसिकली गैसेस एक्सचेंज होता है वहीं इम्पेयरमेंट है, वहीं डिसफंक्शन है, तो ऑब्वियसली वहाँ गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे, तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से हार्ट फेल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, ये एक उसकी ईटियोलॉजी है, डायबिटीज़, एनीमिया, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होता है देखते हैं। डायलेट मतलब किसी चीज़ का फैल जाना, एनलार्ज हो जाना, डायलेट हो जाना। तो हार्ट में मेनली जो हार्ट के चैम्बर्स हैं वो डायलेट हो गए हैं, एनलार्ज हो गए हैं। बेसिकली कौन हुआ है? वेंट्रिकल जब अगर इसकी इतनी कैपेसिटी है तो वो इतना ज़्यादा डायलेट हो गया है वेंट्रिकल। उसकी वजह से क्या होएगा, जो वेंट्रिकल्स की मसल होगी वो एबनॉर्मली थिन हो जाएगी। अब जैसे हम अगर नॉर्मल बलून है उसमें हमने हवा नहीं भरा, लेकिन बलून के जो क्या बोलते हैं स्किन है वो विदाउट एयर तो मोटी रहेगी, लेकिन जब हम बलून में हवा भर देंगे तो वो डायलेट हो जाएगी, वो बलून फैल जाएगा। तो जो इसकी सरफेस है, बलून की जो स्किन है वो ऑब्वियसली थिन हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर हवा भर गई है, बलून एनलार्ज हो गया है, डायलेट हो गया है, तो जो बलून का सरफेस है वो थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, उसके अंदर हवा आ गई है। तो ऐसे ही जब वेंट्रिकल्स डायलेट हो जाएंगे, फैल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो जो वेंट्रिकल्स की मसल है वो क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी। तो जब वो मसल थिन हो जाएगी तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट की पावर नहीं रहेगी, वो सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। और जब मतलब हार्ट की मसल सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी तो ऑब्वियसली वो सही अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाएगी और हार्ट का फंक्शन ख़त्म हो जाएगा और हार्ट फेल हो जाएगा। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इस तरह से होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया हार्ट फेलियर का, रिस्क फैक्टर और ईटियोलॉजी देख लिया। अब हम हार्ट फेलियर के टाइप्स देखते हैं। बेसिकली हार्ट फेलियर दो टाइप का होता है, एक लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है, एक राइट साइड हार्ट फेलियर होता है। नाम से ही क्लियर है कि जो लेफ्ट साइड है वहाँ इन्वॉल्वमेंट होगा हार्ट का। ये मोस्ट कॉमन टाइप है हार्ट फेलियर का, मतलब बेसिकली 90% हमें लेफ्ट साइड के हार्ट फेलियर देखने मिलते हैं। लेफ्ट साइड में क्या होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो सही से ऑक्सीजन मतलब ब्लड सही से पंप नहीं कर पाता है। हम पहले नॉर्मल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट देख लेते हैं। ये हार्ट का राइट साइड है एंड ये हार्ट का लेफ्ट साइड है। राइट साइड में क्या हो गई, ऊपर राइट एट्रियम, नीचे राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड में ऊपर क्या हो गई, लेफ्ट एट्रियम, नीचे हो गई लेफ्ट वेंट्रिकल। बेसिकली ब्लड कहाँ से आता है, ये हो गया सुपेरियर वेना कावा, यहाँ ये हो गया इन्फीरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा क्या करता है, हेड, नेक और अपर ट्रंक से जो भी अपर एक्सट्रीमिटीज़ होती है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है
और इन्फीरियर वेना कावा क्या करता है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर एक्सट्रीमिटी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है और हार्ट में लाता है। तो ब्लड कहाँ आ गया, सुपेरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में, और इन्फीरियर वेना कावा से कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी से आया है, इम्प्योर ब्लड है, वो कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में। ये क्या होगी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगी ब्लड, ऑब्वियसली लंग्स में जाएगी प्योरिफिकेशन के लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करने के लिए, तो यहाँ होता है लंग्स। तो लंग्स में गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड, किसके थ्रू गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया। अब ये ब्लड वापस ऑक्सीजनेट होकर, प्योर होकर कहाँ आएगा, वापस हार्ट में आएगा। किसके थ्रू आता है, ये होता है पल्मोनरी वेन। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और प्योर ब्लड लंग से होकर आया है पल्मोनरी वेन में। फिर कहाँ आएगा वो प्योर ब्लड, ये एरो इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से नीचे कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रही है, ये होता है आयोटा। ये रेड वाला क्या है, ये आयोटा है। ये एरो दिखा रहा है कि ये आयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड पूरे बॉडी में पंप कर रहा है। तो ये होता है बेसिक सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। तो हम डायग्राम से ही समझ लेते हैं कि बेसिकली लेफ्ट साइड के हार्ट फेलियर का पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। लेफ्ट साइड मतलब हार्ट फेलियर, मतलब लेफ्ट साइड के हार्ट में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। तो बेसिकली क्या होता है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में, कोई भी इटियोलॉजी की वजह से, मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, पेशेंट डायबिटिक है, एनीमिक है, स्मोकर है, क्रॉनिक अल्कोहलिक पर्सन है, एनी इटियोलॉजी की वजह से लेफ्ट साइड का हार्ट फेल हो जाएगा। कैसे फेल होगा कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल सही से ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। कहाँ नहीं पंप कर पाएगा, आगे नहीं पंप कर पाएगा। कहाँ जाता है आगे ब्लड, आयोटा में जाता है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को आगे पंप नहीं कर पाएगा, कहाँ, आयोटा में नहीं कर पाएगा। तो अब ब्लड का बैक फ्लो होएगा, आयोटा में नहीं जा रहा है ब्लड तो पीछे आएगा, कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में वापस आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो ब्लड को आके पंप कर सके। तो आयोटा से वापस ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस लेफ्ट एट्रियम में ब्लड चला जाएगा। लेफ्ट एट्रियम के पीछे क्या होता है, पल्मोनरी वेन, वापस पीछे और ब्लड चला जाएगा, क्योंकि ब्लड आगे पंप ही नहीं कर पा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से फर्दर पीछे कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन में जाएगा, पल्मोनरी वेन से पूरा पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड का क्या हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा। जो कंजेशन होता है मतलब कि ब्लड वहाँ जाकर अक्यूमुलेट हो गया, ब्लड वहाँ जाकर जमा हो गया है, तो पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा, ब्लड पूरे पल्मोनरी सर्कुलेशन में अक्यूमुलेट हो जाएगा। ऑब्वियसली जब वहाँ पल्मोनरी सर्कुलेशन में पूरा ब्लड जमा हो गया, पूरा फ्लूइड वहीं जमा हो गया, तो वहाँ पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। तो ये होता है लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर की पैथोफिजियोलॉजी। अब इसे हम देख लेते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि मोस्ट कॉमन टाइप है हार्ट फेलियर का, लेफ्ट वेंट्रिकल सही से ब्लड नहीं पंप कर पाएगा, तो सही अमाउंट में ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलेगी, लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल सही से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। इसके कॉजेज देखते हैं। आयोटिक स्टेनोसिस, अगर आयोटा में कोई स्टेनोसिस हो गई है, मतलब ये जो आयोटा है अगर ये नैरो हो गया है, तो उसके जैसे ऑब्वियसली यहाँ से आगे ब्लड नहीं पंप हो पाएगा, क्योंकि इस पैसेज में आयोटा में नैरोइंग हो गई है। आयोटा इतना होना चाहिए तो ये नैरो होकर इतना पतला हो गया, तो ऑब्वियसली आयोटा ये पैसेज सही से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, तो ब्लड का रिजर्जिटेशन होगा, ब्लड बैक फ्लो होएगा, कहाँ होएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये आयोटिक स्टेनोसिस एक कॉज हो गया। एमआई हो गया, सिस्टमिक हाइपरटेंशन, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो गया, मतलब ये लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्ज हो गया है, इसका साइज़ और नंबरिंग बढ़ गई है। तो जब ये एनलार्ज हो गया तो सही से ब्लड ही नहीं पंप कर पाएगा, ये अपना फंक्शन ही सही से नहीं कर पाएगा, तो वापस यहाँ से ब्लड कहाँ होएगा, बैक फ्लो होएगा लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट हार्ट फेलियर होएगा। तो अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। ड्यू टू एनी इटियोलॉजी क्या होएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल सही से ब्लड नहीं पंप कर पाएगा। फिर वहाँ जब लेफ्ट वेंट्रिकल सही से ब्लड नहीं कहाँ पंप कर पाएगा, आयोटा में नहीं कर पाएगा, तो ब्लड का बैक फ्लो कहाँ होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया में होगा। लेफ्ट एट्रिया किससे कनेक्ट होती है, पल्मोनरी वेन से। तो पल्मोनरी वेन मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड का बैक फ्लो होएगा, पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा, कंजेशन मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन में पूरा ब्लड का अक्यूमुलेशन हो जाएगा, फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाएगा, इसलिए पल्मोनरी एडिमा देखने मिलेगा। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम हो जाएगा, जब सही से ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है, तो सही से ऑक्सीजन का सेचुरेशन नहीं होएगा। एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुनाई देगा, लंग साउंड भी जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे अपने क्लिनिक में, क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे पेशेंट को, तो हमें एबनॉर्मल हार्ट साउंड भी मिलेगा और एबनॉर्मल लंग साउंड भी मिलेगा। बेसिकली कौन सा साउंड मिलेगा, वीजिंग साउंड मिलेगा। ओलिगोयूरिया, स्कैंटी यूरिन हो जाएगा, डिस्टर्बेंस टू द सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिस्टर्बेंस क्यों होगी, क्योंकि ब्रेन को भी सही अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो सीएनएस भी सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा।
तो फिर क्या होएगा, पेशेंट को कन्फ्यूजन होएगा, ब्रेन में सही अमाउंट में ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो पेशेंट कन्फ्यूज रहेगा, डिजीनेस रहेगा, उसको पाल्पिटेशन, उसे दिल की धड़कन अपनी सुनाई देगी, साइनोसिस होगा मतलब ब्लूनेस ऑफ स्किन होगी क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एक्सचेंज सही से नहीं हो रहा है। पेशेंट को वीकनेस फील होगा, सही अमाउंट में ब्लड बॉडी में पहुंचेगा ही नहीं तो पेशेंट वीक फील करेगा, स्वेटिंग होगी, चेस्ट में पेन होएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होएगा, नॉक्टर्नल रात के टाइम उसको सांस लेने में दिक्कत होगी एंड द पिंक फ्रॉथी स्पुटम देखने मिलेगा। अब हम देखते हैं राइट साइड हार्ट फेल है, मतलब राइट साइड के हार्ट में दिक्कत है, उसके जैसे हार्ट फेल हो गया। जब राइट वेंट्रिकल सही से ब्लड नहीं पंप कर पाएगा जितना बॉडी को रिक्वायर है तो उसके जैसे पेरिफेरल एडिमा, मतलब जो बॉडी के पेरीफेरी पार्ट है, दूर के पार्ट है, वहाँ सूजन देखने मिलेगी। अब इसके कॉजेज देखते हैं। मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस, राइट साइड की बात हो रही इसलिए मिट्रल वॉल्व का इन्वॉल्वमेंट होगा। ये राइट वेंट्रिकल सही से ब्लड क्यों नहीं पंप कर पा रहा है, इसका कॉज क्या है। राइट साइड में कौन सी वॉल्व होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ऑल्सो कॉल्ड ये हो गई राइट साइड की ट्राइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व मतलब मिट्रल वॉल्व। बाइकस्पिड का अनदर नेम क्या है, मिट्रल वॉल्व, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में। तो अगर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट की वॉल्व में स्टेनोसिस हो जाए, नैरोइंग हो जाए तो वही बैक फ्लो होगा पूरे ब्लड का, पीछे पीछे जाकर राइट साइड के हार्ट को फेल कर देगी। तो ये उसका एक कॉज हो गया। नेक्स्ट कॉज क्या है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी। अगर इसी पल्मोनरी आर्टरी में हाइपरटेंशन है तो इसकी जैसे ब्लड आगे सही से पंप नहीं होएगा तो राइट साइड के वेंट्रिकल को अफेक्ट करेगा, तो इसके जैसे राइट साइड का हार्ट फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है कंजेनाइटल पल्मोनरी स्टेनोसिस। कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ पल्मोनरी आर्टरी में स्टेनोसिस है, नैरोइंग है। अगर इस पल्मोनरी आर्टरी में बाय बर्थ नैरोइंग है तो ये सही से आगे ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा तो राइट साइड में वापस ब्लड का बैक फ्लो होएगा और राइट साइड का सही से ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो राइट साइड का हार्ट फेल हो जाएगा। ये इसके हमने कॉजेज देख लिया। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। इंक्रीज्ड रेजिडुअल ब्लड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड जमा हो गया है। अब ये राइट साइड हार्ट फेल की बात हो रही तो लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ से आ गया, अब आप ये सोच रहे होंगे। लेफ्ट साइड का हार्ट फेल होता है तो उसकी वजह से वो राइट साइड का हार्ट फेलियर को प्रमोट करता है। पहले राइट साइड का हार्ट फेल नहीं होता है, पहले लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर होगा, उसकी वजह से राइट साइड का हार्ट फेलियर होएगा। तो हमने क्या देखा था, लेफ्ट साइड के हार्ट फेलियर होने की वजह से मतलब उसका कॉज क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल सही से ब्लड नहीं पंप कर पाता है, उसकी वजह से लेफ्ट साइड का हार्ट फेल होता है। तो जब लेफ्ट साइड का हार्ट फेल होगा तो उसके बाद राइट साइड का हार्ट फेल होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड जमा हो गया। क्यों जमा हो गया, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को आगे पंप नहीं कर पा रहा है, बॉडी में आयोटा के थ्रू आगे पहुंचा नहीं पा रहा है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड क्या हो गया, जमा हो गया है। तो रेजिडुअल ब्लड कहाँ इंक्रीज है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से पीछे कहाँ जाएगा, प्रेशर कहाँ बढ़ेगा ब्लड का, लेफ्ट अट्रियम में। जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो गया है, ब्लड का प्रेशर यहाँ ज़्यादा है तो वो पीछे ब्लड को कहाँ भेजेगा, लेफ्ट अट्रियम में। तो अब ब्लड का प्रेशर कहाँ ज़्यादा हो गया है, लेफ्ट अट्रियम में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है। और पीछे क्या है, लेफ्ट अट्रिया के पीछे क्या है, पल्मोनरी वेन, जो मैंने डायग्राम में आपको समझाई कि लेफ्ट अट्रिया के पीछे ये जो दो है ये पल्मोनरी वेन है। अब जब यहाँ प्रेशर बढ़ गया है लेफ्ट अट्रिया में तो वो और पीछे ब्लड को भेजेगा, तो पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ फोर्स ज़्यादा रहेगा। और फिर पल्मोनरी वेनस सर्कुलेशन में क्या हो गया है, प्रेशर बढ़ गया है। फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ बढ़ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में हाइपरटेंशन हो जाए। वापस पीछे ब्लड किससे आएगा, किससे मतलब मिलेगा, पल्मोनरी वेन से वापस वो पल्मोनरी आर्टरी में मिलेगा। तो पल्मोनरी आर्टरी में भी हाइपरटेंशन हो जाएगा, वहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा। ये पल्मोनरी वेन में बढ़ा, फिर पीछे ब्लड कहाँ आता है, पल्मोनरी आर्टरी में आता है। तो पल्मोनरी आर्टरी में भी प्रेशर बढ़ गया, हाइपरटेंशन होगी पल्मोनरी आर्टरी में। और फिर राइट वेंट्रिकल में भी प्रेशर बढ़ जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी किससे अटैच है, राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट है, तो इसलिए राइट वेंट्रिकल में भी प्रेशर ब्लड का बढ़ गया। तो मतलब बेसिकली क्या होता है कि लेफ्ट साइड के हार्ट फेलियर होता है, लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से फिर राइट साइड में हार्ट फेलियर की कंडीशन डेवलप होती है, राइट साइड में प्रॉब्लम होती है। पूरे से मतलब जितने भी वेनस होगा उसमें कंजेशन हो जाएगा, पूरे जितने भी सिस्टमिक वेन है उसमें ब्लड का अक्यूमुलेशन हो जाएगा। कंजेशन वर्ड का मीनिंग होता है ब्लड का अक्यूमुलेशन हो जाना, वहाँ ब्लड का जमा हो जाना। पूरे वेनस सर्कुलेशन में ब्लड का कंजेशन हो जाएगा, उसकी वजह से हमें पूरे बॉडी में एडिमा देखने मिलेगा, पेरिफेरल एडिमा।
इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्लियर कि पहले लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से राइट साइड का हार्ट फेलियर हो रहा है। पहले लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फेलियर होगा, उसकी वजह से वो राइट साइड के हार्ट फेलियर को प्रमोट करेगा। बेसिकली क्या होगा, पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा हार्ट का। क्यों प्रेशर बढ़ेगा ब्लड का? क्योंकि वो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को सही से पंप नहीं कर पा रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का कंजेशन हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड अक्यूमुलेट हो गया है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके जैसे ऊपर वो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का प्रेशर भेजेगा, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। वो किससे कनेक्ट होता है? पल्मोनरी वेन से कनेक्ट होता है, तो पल्मोनरी वेनस सर्कुलेशन में पूरा प्रेशर बढ़ जाएगा। और फिर पल्मोनरी वेन वापस पीछे किससे कनेक्ट होता है? पल्मोनरी आर्टरी से, तो पल्मोनरी आर्टरी में भी कंजेशन होएगा, ब्लड अक्यूमुलेट होएगा, पल्मोनरी आर्टरी में भी प्रेशर बढ़ जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होएगा। फिर वो पल्मोनरी आर्टरी फर्दर कनेक्ट होती है राइट वेंट्रिकल से, तो राइट वेंट्रिकल में भी कंजेशन होएगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। और फिर पूरे वेनस सर्कुलेशन में ब्लड का कंजेशन होगा, पूरा राइट साइड का हार्ट फेल हो जाएगा और हमें पेरिफेरल एडिमा देखने मिलेगा। नेक्स्ट इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। जुगुलर वेनस प्रेशर में डिस्टेंशन हो जाएगा। अब ये राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ गया है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड का कंजेशन हो गया। अब राइट वेंट्रिकल किस में ब्लड का प्रेशर बढ़ाएगा? ऑब्वियसली राइट एट्रियम में, यहाँ ब्लड का प्रेशर बढ़ाएगा। राइट एट्रियम फर्दर किससे कनेक्ट है? सुपेरियर वेना कावा से, नेक हेड वाले पार्ट से। हेड, नेक, अपर एक्सट्रीमिटीज, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से कनेक्ट है। तो अपर पार्ट में कौन सी वेन होती है? नेक में जुगुलर वेन, तो जुगुलर वेन में भी प्रेशर बढ़ेगा। तो जुगुलर वेन हमें कैसे मिलेगी? डिस्टेंडेड मिलेगी, जुगुलर वेन का प्रेशर बढ़ जाएगा। पेरिफेरल एडिमा, पेशेंट कंप्लेंट देगा कि उनके पूरे जो पेरिफेरी के पार्ट है हाथ पैर, उसमें सूजन है, एडिमा है, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली देखने मिलेगा, असाइटिस, पेट में मतलब जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें पानी भर जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ ब्लड का अक्यूमुलेशन हो गया है, वहाँ ब्लड की स्टासिस हो गई है, ब्लड वहाँ प्रेशर वहाँ ब्लड का बढ़ गया है। इसलिए हमें राइट साइड के हार्ट फेलियर में आपको की पॉइंट याद रखना है कि पेरीफेरल एडिमा, पेशेंट कंप्लेंट देगा कि हाथ पैर सूज गए हैं, पेट बड़ा हो गया है, पेट में पानी भर गया है। ये सब मतलब क्लिनिकल फीचर, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं राइट साइड के हार्ट फेलियर के। एनोरेक्सिया नर्वोसा देखने मिलेगा, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, वॉमिटिंग होएगा, वीकनेस फीलिंग होगी, पूरा बॉडी में फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा, इसलिए पूरे बॉडी में सूजन आ जाएगी, एडिमा हो जाएगा। ये इस राइट हार्ट साइड फेलियर के, और इसे क्या बोलते हैं? कॉर पल्मोनाल भी बोलते हैं। ये इसके सिम्टम्स है। फटीक, थकावट देखने मिलेगी, वीकनेस देखने मिलेगी, पूरे पेरीफेरी के वेन है उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा, पेट कैसा हो गया? बड़ा हो गया है, असाइटिस हो गया, एब्डोमिनल कैविटी में पानी भर गया है। एनलार्ज लिवर एंड स्प्लीन, लिवर और स्प्लीन पे भी वर्कलोड बढ़ जाएगा। क्यों? लिवर एनलार्ज होगा क्योंकि हिपैटिक वेन में भी, हिपैटिक सर्कुलेशन में भी प्रेशर बढ़ जाएगा, तो लिवर भी एनलार्ज हो जाएगा। नेक की वेन कैसी हो गई? डिस्टेंडेड हो गई है, जुगुलर वेनस प्रेशर बढ़ जाएगा, भूख नहीं लगेगी पेशेंट को, जब वो सही से खाएगा नहीं तो इसको जीआईटी की कंप्लेंट आएगी, वोमिटिंग की होएगी कंप्लेंट, नौशिया की कंप्लेंट होएगी, वेट गेन होएगा क्योंकि जीआईटी भी अफेक्ट है। डिपेंडेंट एडिमा, ये हाथ पैर में ऐसे सूजन आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोसिस। हम पेशेंट की पूरी पास्ट हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे। फिजिकल के पास्ट हिस्ट्री में हमें ये भी मिल सकता है कि पेशेंट एमआई का हो, उन्हें हार्ट अटैक हो चुका है, बहुत सारी हिस्ट्री हमें मिल सकती है। फिजिकली हम एग्जामिन करेंगे पेशेंट को, हमारे क्लिनिक में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी एग्जामिन करेंगे। जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे तो हमें एबनॉर्मल हार्ट साउंड, एबनॉर्मल लंग साउंड, व्हीजिंग साउंड, एडिमा, ये सब सिम्टम्स साइन मिलेंगे हम जब एग्जामिन करेंगे। मॉनिटरिंग द हार्ट साउंड, एक्सरे में हमें क्या मिलेगा? कार्ली बी लाइन्स। अब ये कार्ली बी लाइन्स क्या होती है? जो चेस्ट एक्सरे होता है उसके ट्रांसवर्सली हमें ऐसे लाइन्स मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? कार्ली बी लाइन्स। जैसे ये चेस्ट एक्सरे, यहाँ हमें ऐसी ऐसी लाइन देखने मिल रही है, ये ऐसी लाइन देखने मिल रही है, ये लाइन देखने मिल रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कार्ली बी साइंस लाइन। ईसीजी करवाएंगे एंड यूरिन आउटपुट डिक्रीज मिलेगा। अब हम इसे डायग्नोज करने के लिए क्राइटेरिया यूज़ करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रेमिंगम क्राइटेरिया। इसमें मेजर क्राइटेरिया होते हैं, माइनर क्राइटेरिया होते हैं। जैसे हम रूमेटिक हार्ट डिजीज़ आरएचडी को डायग्नोज करने के लिए जॉन्स क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, ऐसे ही हमें हार्ट फेलियर को डायग्नोज करने के लिए फ्रेमिंगम क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। तो मेजर क्राइटेरिया में हमें क्या मिलेगा? अगर पेशेंट में जुगुलर वेन प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा, क्रेपिटेशंस मतलब ग्रेटिंग साउंड, हम जब ऑस्कल्टेट करेंगे तो क्रेपिटेशन सुनाई देगा ऑस्कल्टेट करते टाइम। कार्डियोमेगाली, हार्ट एनलार्ज मिलेगा चेस्ट एक्सरे में। जैसे ये कार्ली बी लाइन्स के साथ ही हमें हार्ट एनलार्ज मिल रहा है, हार्ट बड़ा मिल रहा है, ये हमें देखने मिलेगा। साथ ही साथ एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, पूरे लंग्स में एडिमा देखने मिलेगा। S3 गैलप, वेनस प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा, कितना? 16 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से, मतलब जब हम जुगुलर वेनस प्रेशर को चेक करेंगे तो वो बढ़ा मिलेगा। पॉजिटिव हिपैटो जुगुलर रिफ्लेक्स भी मिलेगा।
पाल्पिटेशन सुनाई देगी, धड़कन सुनाई देगी दिल की, लीवर वाले लोकेशन में भी। तो ये सब मतलब मेजर क्राइटेरिया। अगर हमें इतने सारे मतलब ये सब इसमें से सिम्टम्स मिल रहे हैं, मेजर सिम्टम्स मिल रहे हैं, प्लस माइनर क्राइटेरिया देखते हैं क्या क्या होता है। हाथ पैर में सूजन मिलेगी, एक्सट्रीमिटीज़ में सूजन मिलेगी, ऑर्थोपनिया मिलेगा। ऑर्थोपनिया मतलब जब पेशेंट लाई डाउन की पोजीशन में रहेगा, जैसे ही पेशेंट सुपाइन पोजीशन में आएगा, लेटेगा, तो उन्हें सांस लेने में डिफ़िकल्टी होएगी। डिस्निया होएगा कब, जब वो एक्सरसाइज करेंगे, एक्सर्शन करेंगे, तब उन्हें डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में। हिपैटोस्प्लीनोमेगाली हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन में मिलेगा। प्लूरल एफ्यूजन देखने मिलेगा, लंग्स में पानी भरा हुआ मिलेगा। टैकीकार्डिया, हार्ट रेट कितना बढ़ा हुआ मिलेगा, 120 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा मिलेगा। जब हम ट्रेडमिल टेस्ट करेंगे वो भी पॉजिटिव मिलेगा। एंजियोग्राफी एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट हमें सब बढ़े हुए मिलेंगे। तो ये माइनर क्राइटेरिया होता है। अगर हमें मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया मिल रहे हैं तो हम उसे डायग्नोस करेंगे कि ये पेशेंट हार्ट फेलियर का पेशेंट है। अब इसके ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, डायूरेटिक्स देंगे। डायूरेटिक्स क्या करता है, बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालता है। तो क्यों बाहर निकालना है हमें, डायूरेटिक्स क्यों देना है, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो गया है। फ्लूइड को रिड्यूस करने के लिए हम डायूरेटिक्स देंगे। ACE इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर देंगे, एग्जाम्पल रैमीप्रिल। कार्डियोटॉनिक्स देंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे। क्यों देंगे बीटा ब्लॉकर्स, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए। वासोडायलेटर देंगे एंड कोरोनरी एंजियोप्लास्टी सर्जरी करवाएंगे एंड कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी करवाएंगे।